हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस के लिए जो रीजनिंग पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर एनालॉगी या एनालॉजी जिसको बोला जाता है, यानी सादृश्यता आज हम पढ़ेंगे। और सादृश्यता है, इसी चैप्टर को दोस्तों आपको समानता भी बोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है आपको समान बताना है। पहले आपको एक पेयर दिया जाता है और आपको दूसरे पेयर के बारे में पूछा जाता है कि पहले पेयर के अंदर जो समानता है, यानी पहला जो जोड़ा दिया गया उसके अंदर जो समानता है वही समानता आपको दूसरे जोड़े में बतानी होती है। तो ये आज वाले चैप्टर से आपको दो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो कभी किसी टाइप का आ जाता है, कभी किसी टाइप का आ जाता है। तो अपने को तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक चैप्टर से 2 नंबर आ रहे हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, इससे शानदार कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। यानी कि क्या है, ध्यान से सुनना इस बात को कि दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। अभी आपके अंदर डर लग रहा होगा कि पता नहीं मैं रीजनिंग सीख पाऊंगा यार, नहीं सीख पाऊंगा। आपके अंदर डर लग रहा होगा कि पता नहीं मैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपके अंदर का डर है, उसको निकाल दो। और वो कैसे निकलेगा, सिर्फ परिश्रम करो, सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ सीखते हुए आगे बढ़ो, सब कुछ सारी चीजें निकल जाएंगी और आप सिकंदर बन जाओगे, आप सिलेक्शन ले लोगे, आप चैंपियन बन जाओगे। ठीक है, तो मोटिवेशन काफी हो गया है। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन से सीखते हुए चलेंगे। मैं आपको बताता हूं, हर एक क्वेश्चंस के साथ आप नई चीज सीख रहे होगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन 100% यही रिपीट नहीं होते। जिस चीज से ये बना है उसी चीज से जो आपके एग्जाम में आएगा वो होगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आपको दिखना है। उसके बाद तो समझाने की गारंटी तो अपनी है ही, वो तो आप जानते ही हो। एक बात और बता देता हूं आपको कि अपने को सिर्फ रीजनिंग की 30 क्लास करनी है, और जब हम रीजनिंग की 30 क्लास कर लेंगे ना तो अपना इतना तैयार हो जाएगा कि हम 70 से 80% पेपर में स्कोर कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ 15 क्लास और आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कि पेपर कितने भी अच्छे लेवल का बन जाए, पेपर है वो कितने भी अच्छे लेवल का बन जाए उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी कि अपने को सिर्फ 45 दिन पढ़ना है, 45 दिन। और 45 दिन अगर आप रीजनिंग को पढ़ लेते हो जो हम आपको करवाने वाले हैं, उसके बाद आइए आप दिल्ली पुलिस का छोड़ो, आप किसी का भी एग्जाम दो, रीजनिंग में आपका स्कोर कम नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहली 30 क्लास में बेसिक क्वेश्चन होंगे, जिस टाइप के आते हैं वो क्वेश्चन होंगे, ताकि हम सीख जाएं। जैसे क्या होता है बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, एक बार चलना सीख जाते हैं, जैसे हम चलना सीख गए ना फिर तो हम दौड़ने भी लग जाते हैं, बस वही है, और कोई प्रोसेस नहीं है। जिस प्रोसेस से हम बड़े हुए हैं बस वही प्रोसेस है जीवन में भी सफल होने का। देखो क्या है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जहाज और कप्तान का क्या संबंध है। कभी एग्जामिनर इसको कप्तान लिख देता है, कभी एग्जामिनर इसको क्या लिख देता है, कैप्टन लिख देता है। क्या लिख देता है दोस्तों, कैप्टन लिख देता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, और इतना तो आप जानते ही होंगे, कैप्टन कप्तान। अब जहाज की जो पूरी बागडोर होती है ना वो कप्तान के हाथ में होती है। जहाज कौन सा, वो पानी वाला जहाज होता है जो अपनी नेवी के पास आपने देखा होगा, या आपने बड़ी बड़ी मूवीज में देखा होगा, बड़ी छोटी मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है, तो जो मूवीज में दिखाया जाता है, तो जो जहाज है उसकी कमान है वो पूरी कप्तान के हाथ में होती है, यानी उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान के ऊपर होती है, कप्तान उसकी सारी देखरेख करता है। उसी प्रकार आपको बताना है कि अखबार है उसकी पूरी देखरेख कौन करता है, किसके हाथ में उसकी पूरी कमान होती है, तो ये हो जाएगा उसका संपादक। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, संपादक होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए, एक चीज समझ गए, बस ऐसे ही करना है। समानता का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, जो पहला पेयर है, पहला जोड़ा है, उसके बीच में जो संबंध है दूसरे में वही संबंध अप्लाई करना है, लेकिन ये सभी में अलग अलग होता है। देखो क्या है, ये वाला देखो क्या है कि मछली है जैसे जल से संबंधित है
उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो मछली का जल में क्या काम होता है? मछली है वो जल में तैरती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मत निकालना बाहर मर जाएगी बेचारी। ठीक है, तो क्या है, मछली क्या है, जल में तैरती है, उसका तैरने का काम कहां पर करती है, वो जल में करती है। तो अपने को बताना है चिड़िया है वो कहां पर करती है। अब चिड़िया जल में तो नहीं करेगी, चिड़िया है वो भोजन में भी नहीं करेगी। अब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर जी वो तो वायु में उड़ती है, क्योंकि चिड़िया तैरती नहीं है उड़ती है। चिड़िया का क्या काम होता है, उड़ना होता है। ठीक है, तो वो वायु में उड़ती है सर जी आकाश में भी उड़ती है। तो भाई बचपन से नहीं सुनते आ रहे कि देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, देखो चिड़िया आसमान में उड़ रही है। वायु की बात हम नहीं करते, एग्जामिनर है, स्मार्ट है, पूछा जाता है तब दिया है उसने। और ये क्वेश्चन है ना वो दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आकाश, या इसको आपको आसमान भी लिख के दे देता है, लेकिन आकाश देता है। 99% यही देता है, 1% कभी कभी आसमान दे देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आकाश में उड़ती है अपनी चिड़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये भी दोस्तों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा है वो किससे संबंधित है। तो आप सभी बचपन से देखते हुए आ रहे हो, सुनते हुए आ रहे हो कि सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है, क्रिकेट खेलते हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान भी बोला जाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, याद कर लो। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध किससे हो जाएगा, तो बता दो सानिया मिर्जा कौन सी खेलती है। तो सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है भाई, वो खेलती है टेनिस। ठीक है, सानिया मिर्जा टेनिस खेल खेलती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है। तो सबसे पहले अपने को संबंध बनाना है कि गाय का बछड़े से क्या संबंध है। तो गाय है वो बछड़े की मां होती है। ठीक है, तो गाय और बछड़े का क्या संबंध है, बछड़ा है वो भाई बेटा होता है इसका। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको बताना है बकरी के लिए क्या होगा, जो गाय का बच्चा होता है, ये बच्चे से याद कर लो, बड़ा सिंपल है, सभी में यूज होता है बच्चा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि गाय का बच्चा होता है बछड़ा। तो अपने को बताना है कि बकरी का बच्चा क्या होगा। तो बकरी का बच्चा हो जाएगा भाई मेमना। क्या हो जाएगा, मेमना है वो बकरी का बच्चा होता है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे कुत्ते का बच्चा भी पूछ लेता है, यहां पर बोल दिया जाएगा जैसे किसी का दे दिया गया फिर आपसे पूछेगा। तो कुत्ते का बच्चा क्या होता है, पिल्ला होता है, बड़ा क्यूट क्यूट सा पिल्ला आपने देखा होगा ना, वो क्या होता है, वो कुत्ते का बच्चा होता है। ठीक है, और वैसे तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, सारे क्यूट होते हैं, किसी का भी बच्चा हो सारे के सारे बड़े क्यूट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। ठीक है, चुलबुले नोटी सारे होते हैं। ठीक है, देखा होगा ना आपने, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे तो बच्चे। देखिए क्या है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कि नदी का संबंध धारा से है तो महासागर का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि नदी के अंदर धारा होती है, धाराओं से बहती रहती है अपनी नदी, लेकिन जो महासागर होता है नाम में ही महासागर है। ठीक है, तो उसके अंदर धारा नहीं होगी, उसके अंदर क्या होगा, प्रवाह होगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा आंसर कैसे करे तो कर लो भाई, तालाब नहीं होगा, समुंदर नहीं होगा, बांध नहीं होगा, तो जो बच गया वही, क्योंकि उसके भाव की बात की जा रही है, तो वो प्रवाह के रूप में बहता है महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको लैंग्वेज पढ़नी है पढ़ लो, वरना सिंपल मतलब मैं आपको बता देता हूं कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध ये होगा, बस जो हम पहले करते आ रहे हैं वही है। एग्जामिनर लैंग्वेज लिख के दे देता है ऐसे, बस ये नहीं देता वो, क्योंकि वहां पर एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है तो ये नहीं देता है। ठीक है, तो अब देखो वानर का संबंध बड़बड़ाने से है तो ऊंट का संबंध किससे होगा। तो वानर बड़बड़ाता है तो ऊंट है वो घुर घुर करता है। ठीक है, उसी प्रकार बिल्ली का भी पूछ लिया जाता है भाई, बिल्ली का भी पूछा जाता है, बिल्ली का भी पूछा जाता है। बिल्ली क्या करती है, मिमिहाट करती है, यानी म्याऊ म्याऊ करती है ना बिल्ली, बस वही है। आगे देखिए क्या है, ये वाला देखिए क्या है कि भविष्यवाणी भविष्य, तो खेद का संबंध किससे होगा। इसका मतलब है
कि भविष्यवाणी का संबंध भविष्य से है तो खेद का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो आपको एक बात पता है कि जो भविष्यवाणी है वो भविष्य की जाती है, यानी आने वाले कल के लिए भविष्यवाणी की जाती है। आपने हाथ भी दिखाया होगा कभी, तो वो आपके आने वाला कल बताता है। लेकिन खेद किसके लिए प्रकट किया जाता है? मैंने आपको काफी बार बताया कि आपको ये ना बोलना पड़े कि काश मैं उस समय पढ़ लेता तो मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाता, तो अभी मेहनत कर लो। तो किस चीज के लिए बोला जाता है? पास्ट के लिए बोला जाता है। इंग्लिश में तो वो पास्ट हो गया, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे तो वो अतीत के लिए प्रकट किया जाता है। ठीक है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? अतीत के लिए। अतीत की जगह पे एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है? इसमें भूतकाल भी लिख के दे सकता है। इसी के साथ साथ में इसमें आपके लिए बीता हुआ कल भी लिख के दे सकता है। बीता हुआ कल को भी क्या बोला जाता है? भूतकाल ही बोला जाता है। ठीक है, अतीत के लिए दे दे, भूतकाल के लिए दे दे, ठीक है, बीते हुए कल के लिए दे दे, सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी भविष्य के लिए की जाती है तो खेद होता है, खेद का मतलब होता है दुख। ठीक है, काश, वो वाला शब्द, वो सारी चीजें, तो वो किसके लिए होता है? भूतकाल के लिए, यानी जो बीत चुका है उसके लिए। ठीक है, इसको बीता हुआ कल या बीत चुका है उसके लिए भी बोला जा सकता है। तो एग्जामिनर कुछ भी दे दे, अपने को तैयार रहना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। ये वाला देखो कि विरोधी का संबंध शत्रु से है तो विपत्ति का संबंध किससे होगा? तो भाई विरोधी और शत्रु एक होते हैं, एक होते हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये एक दूसरे के क्या है भाई? समानार्थी शब्द है। एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थों वाले शब्द, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। तो विरोधी और शत्रु का दोनों का एक ही मतलब है। विरोधी जो आपका विरोध करता है और शत्रु का काम तो विरोध करना ही होता है। तो इसी तरीके से विपत्ति का आपको बताना है कि विपत्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी जिसका समान अर्थ निकलता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विपत्ति का हो जाएगा कठिनाई। लेकिन कठिनाई की जगह पे आपको ऑप्शन में मुसीबत भी मिल सकता है। ठीक है, कि भाई मुसीबत आ गई, जो विपत्ति है उसको मुसीबत बोला जाता है। या विपत्ति को ही क्या बोलते हैं? संकट भी बोलते हैं, आपको पता है, तो संकट भी ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विपत्ति, संकट, कठिनाई, ठीक है, और मुसीबत, ये सभी क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द, अभी ऑप्शन में कठिनाई है तो कठिनाई आंसर हो जाएगा। कठिनाई की जगह संकट दे देगा तो भी उसका मतलब यही है, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए यहां पर जो लिखा है उसका मतलब, तो विपत्ति। ठीक है, विपत्ति आ गई, संकट आ गया किसी के ऊपर, ऐसे बोला जाता है ना, वही है ये। अब देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है, रीजनिंग में पूछा जा रहा है। तो अगर आज आपकी जीके वाली क्लास देखी होगी आपने, हमने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है, तो आपको पता होगा इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो आपको याद करने पड़ेंगे कि देखिए जीके के साइंस सेक्शन में भी आपका आता है और रीजनिंग में भी आता है। तो आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। साइंस के कुछ हैं, जैसे मात्रक वाले हो गए या अध्ययन वाले हो गए। ठीक है, तो वो ये दोनों हैं, वो रीजनिंग में भी आएंगे और आपके जीके में भी आएंगे। देखो क्या है कि उष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध है वो किससे होगा, ये आपको बताना है। क्या दिया गया है कि उष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो उष्मा है वो कैलोरी में मापी जाती है। जो उष्मा होती है उसको किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। या बोल दो कि उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। तो उसी प्रकार ध्वनि को किस में मापा जाता है, या ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा भाई डेसिबल, जिसको डीबी भी बोला जाता है। और आप बार बार पढ़ते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं कि कितने डेसिबल की आवाज है, कितने डेसिबल की आवाज है, कितने डीबी की आवाज है, तो वो ही है। ठीक है, तो ये सारे याद कर लेना, जितने भी मात्रक है ना वो सारे याद कर लेना। ये आपके रीजनिंग में भी काम आएंगे, ये आपके जीके के साइंस सेक्शन में भी काम आएंगे। ठीक है, आगे चलिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रंग का संबंध लाल से है तो भाषा का संबंध किससे होगा। तो भाई लाल क्या होता है? रंग होता है, इतना आपको पता है। लाल क्या होता है? रंग होता है। तो भाषा कौन सी है ये आपको बताना इन चार ऑप्शंस में। क्या व्याकरण भाषा है? नहीं, व्याकरण भाषा नहीं होती। भाषा संबंधी ये नहीं भाई, भाषा बतानी है अपने को, कोई भाषा। जैसे ये लाल है वो रंग का बताया कि रंग में एक लाल होता है, तो उसी भाषा में से कोई भाषा होनी चाहिए। इतिहास है, क्या कोई भाषा होती है? नहीं, इतिहास किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है लेकिन भाषा नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। और आपको पता है कि अंग्रेजी है वो भाषा होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर में यही मिले।
अंग्रेजी की जगह आपको हिंदी मिल सकता है, हिंदी नहीं मिलेगा आपको संस्कृत मिल सकता है, आपको उर्दू मिल सकता है, आपको फारसी मिल सकता है, आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, तमिल मिल सकता है, तेलुगु मिल सकता है, तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन एक भाषा का नाम होगा कोई भी। तो बस इतना याद कर लो, इतना समझ लो, रटना नहीं है, क्योंकि रटने वाले का स्कोर नहीं होता या रटने वाले का सिलेक्शन नहीं होता। जो अच्छे से समझेगा, ये समझने वाला चैप्टर है, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें आपको जो याद करनी होगी ना, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, वो सारे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो हमने बीच में ब्रेक लिया था ना, वो इसी चीज के लिए लिया था कि आपके लिए अच्छी अच्छी चीज कर सके, ठीक है। तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उनको याद कर लेना, आपके लिए थोड़ा आसान बन जाएगा। ये वाली सारी चीजें भी आपको वहां पर मिल जाएगी। जैसे क्या है कि जीवाश्म विज्ञान का संबंध जीवाश्म से है, तो कपाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? भाई जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, तो कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा। अरे कपाल के बारे में पता होगा, कपाल किसको बोलते हैं? खोपड़ी को बोलते हैं। तो खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है किसमें? कपाल विज्ञान में। ये देखिए इंग्लिश में भी पूछ लेता है, हिंदी में भी पूछ लेता है। आगे क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में, उसको देखना, तब आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। साइंस में भी काम आएगी और रीजनिंग में भी। ये वाले देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि नोटिलस है वो एक मछली से संबंधित है, तो चेती पक्षी का संबंध किससे होगा? तो भाई जो नोटिलस है ना, ये एक मछली की प्रजाति है, ठीक है, एक मछली की प्रजाति है नोटिलस। तो चेती पक्षी किसका है? तो आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग बताते रहते हैं खेतों में कि देखो चेती पक्षी बैठा हुआ है, तो वो किसके जैसा दिखता है? जिसके जैसा दिखता है वही उसकी उसी की प्रजाति होगी वो। तो वो बतख के जैसे दिखता है। किसके जैसे? बतख के जैसा, ठीक है। और मुर्गी के बच्चे को देखिए, बच्चों से संबंधित आया था ना, एक मुर्गी का भी पूछ लिया जाता है, तो मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है। इस बात को भी याद रख लेना, जो मुर्गी का बच्चा होता है ना, उसको चूजा बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला देखिए क्या है कि धनुष का संबंध बाण से है, तो पिस्तौल का संबंध किससे होगा? तो धनुष के अंदर जो डाला जाता है, जिससे सामने वाले की टाई टाई फिश की जाती है, ठीक है, टाई टाई फिश समझ गए ना आप? तो वो किसके द्वारा की जाती है? बाण डलता है उसने। क्या डलता है? बाण। आपने देखा होगा, महाभारत में देखा होगा, ठीक है। तो धनुष के अंदर क्या डाला जाता है? बाण डाला जाता है, जिससे सामने वाले की टाई टाई फिश की जाती है। तो उसी तरीके से पिस्तौल में क्या डाला जाता है जिससे सामने वाले की टाई टाई फिश हो जाए? बताओ। उसके अंदर हम गोली डालते हैं, बुलेट डालते हैं, गोली या बुलेट, ठीक है। बुलेट गोली मारना मत करना, जो डाला जाता है उसकी बात होती है, ये नहीं। बंदूक मत कर देना कि पिस्तौल के अंदर बंदूक डाल दी। समानार्थी शब्द होता तब हम सोचते, ठीक है। जो पहले वाला संबंध होगा पहले पेयर का, वही दूसरे का होना चाहिए। जैसे इसमें देखो, पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो इसका संबंध बढ़ई से होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोशाक किसको बोलते हैं? जो आप ड्रेस बोलते हो ना, जिसको आपने पहन रखा है अभी, जिसको आप ड्रेस बोलते हो, उसी को हिंदी में पोशाक बोला जाता है। तो पोशाक कौन बनाता है? जो आपकी ड्रेस है वो कौन बनाता है? ये मत बोलना सर जी हम तो दुकान से खरीदते हैं, हमें क्या पता कौन बनाता है। पता तो होना चाहिए ना, ठीक है, और पता भी होगा। जो दर्जी होता है ना, वो बनाता है पोशाक, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पोशाक है वो दर्जी बनाता है। अब जैसे आपकी दिल्ली पुलिस में जॉब लग जाएगी, उसके बाद शादी होगी, फिर आप शेरवानी पहनोगे, कोट पैंट पहनोगे, जो भी आप पहनोगे, तो वो जब बनवाने जाओगे ना, ठीक है, वो दर्जी बना के देगा आपको। तो जो पोशाक है वो कौन बनाता है? दर्जी बनाता है। बढ़ई क्या बनाता है ये बताओ? बढ़ई किसको बोलते हैं? जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई बोला जाता है। तो बढ़ई बनाता है भाई फर्नीचर। क्या बनाता है? बढ़ई बनाता है फर्नीचर। क्या बनाता है? फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्जी है वो पोशाक बनाएगा, और जो बढ़ई होगा वो फर्नीचर बनाएगा। अब ये वाला देखो, जिसको अच्छे से जीके याद होगी वही कर पाएगा, वरना छोड़ देते हैं इसको। 80 से 90% स्टूडेंट है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। महाराष्ट्र है वो भारत का राज्य है, तो आपको बताना है। टेक्सास है वो कहां पर है? तो ये यूएसए का है, ठीक है। मैंने पढ़ा हुआ था तब मुझे पता है, आप भी पढ़ोगे तो तब आपको पता चल जाएगा। अब आपने पढ़ लिया ना, पेपर में आएगा तो कर देना बस, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये देखो क्या है कि मतली का संबंध उबकाई से है, तो जलने का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको बताना है भाई। मतली का संबंध उबकाई से है, तो जलने का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको बताना है। तो बताइए।
मतली का संबंध उबकाई से, तो जलने का संबंध। मतली और उबकाई दोनों क्या है, समानार्थी शब्द है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कि मेरे को उबकाई आ रही है, मेरे को मतली आ रही है, दोनों का संबंध एक ही है। तो जलने का संबंध क्या होगा? ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक है भाई। जलना ताजा से तो समानार्थी शब्द नहीं होगा। जलना समझना, भाई जल गया वो क्या समझेगा, गीला है उसका कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा बच गया ये, तो क्या हो जाएगा, झुलसना। और आपने सुना भी होगा कि वो आग में जल गया, वो आग में झुलस गया, उसका हाथ है वो आग में झुलस गया, सुना है ना, तो वही है। तो जलने का संबंध क्या हो जाएगा, झुलसने से हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये देखिए मैंने आपको अभी बोला था कि एक बार इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। हिंदी में आपने पहले किया था जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म, ठीक है, कपाल विज्ञान, खोपड़ी, वो हमने किया था। ये इंग्लिश में आ गया है कि हृदय का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट से, यानी जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है उसको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसी तरीके से आपको बताना है कि वृक्क का क्या हो जाएगा, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। ठीक है, और जिसको नहीं याद है मैं आज इवनिंग तक टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां से पढ़ लेना। लेकिन एक आइडिया दे देता हूं आपको, इसका आंसर ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं है। अब कमेंट कर देना कि इसमें कौन सा है, तुक्का नहीं लगाना, पता है तो बताना, नहीं पता तो टेलीग्राम पे जाके पढ़ लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्या है कि समाचार पत्र का संबंध पाठक से है, तो रोटी का संबंध किससे होगा? समाचार पत्र का संबंध पाठक से है। समाचार पत्र किसको बोला जाता है, जो अपना अखबार होता है ना उसको बोला जाता है। तो जो समाचार पत्र होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, पाठकों के लिए बनाया जाता है, जो उसको पढ़ते हैं, जो उसका उपभोग करते हैं उनके लिए बनाया जाता है, जो उनको पढ़ते हैं ना उनके लिए बनाया जाता है। तो समाचार पत्र का क्या हो जाएगा, पाठक हो जाएगा। तो रोटी का संबंध किससे होगा? अब रोटी किसके लिए बनाई जाती है, रोटी गेहूं की बनाई जाती है, मानते हैं, और किसी की भी बनाई जाती है, लेकिन किसके लिए बनाई जाती है वो बताना है, किससे बनाई जाती है वो नहीं बताना। उसके बाद बेकर है, उसका तो काम बनाना होता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ी ना बना रहा है, वो तो भाई बेचने के लिए बना रहा है, जो बेकर होता है। नहीं, खरीददार, आप बोलोगे सर जी जो रोटी है वो खरीददार के लिए बनाई जाती है, क्योंकि अखबार भी तो पाठक खरीद के लाते हैं। नहीं, क्योंकि अखबार का लक्ष्य होता है पाठकों तक पहुंचना, तो रोटी का लक्ष्य खरीदार तक पहुंचना नहीं होता, किस तक पहुंचना होता है, उपभोक्ता तक। उपभोक्ता किसको बोला जाता है, जो उसका उपभोग कर रहा है, यानी जो उसको ग्रहण कर रहा है। आप बोलोगे सर जी खरीदार जो खरीद के लाएगा वो भी तो ग्रहण करेगा। नहीं, हर खरीदार ग्रहण करने के लिए नहीं होता। आपको पता है बड़े शहर से लेके आते हैं छोटे शहर में, छोटे शहर से गांव में आता है, तो वो लेके आया तो बेचने के लिए लेके आया ना, खरीद के, तो खाने के लिए नहीं लेके आया ना, उपभोग करने के लिए नहीं लेके आया ना, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता, यानी जो उसका उपभोग करता है उसके लिए बनाई जाती है। ठीक है, समाचार का उपभोग कौन करता है, पाठक, और रोटी का कौन, उपभोक्ता, जो भी उसका उपभोग करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आशावादी का संबंध है प्रसन्न से, तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? आशावादी, आपको पता है कि जो आशावादी लोग होते हैं ना वो प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न का मतलब क्या होता है भाई, वो खुश रहते हैं। क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि हाँ मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और आप खुशी से पढ़ रहे होगे और दिन भी आपका खुशी से बीत रहा होगा। लेकिन 1% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो निराशावादी होंगे, जो सोचते रहते हैं कि मेरा नहीं होगा। तो वो कैसे रहेंगे, वो उदास रहेंगे, क्योंकि खुश तो वो रह ही नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कि जो निराशावादी का संबंध उदास से। जो आशावादी होगा, जो सोच के ले चलेगा कि हाँ मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को सफलता मिल जाएगी, तो वो खुश रहेगा, खुशी खुशी पढ़ेगा, खुशी खुशी मेहनत करेगा। लेकिन जो निराशावादी है, जो हमेशा निराश रहता है, वो सोच लेता है पहले कि मेरा नहीं हो सकता, तो उसका हो भी नहीं सकता, तो फिर वो कैसे रहेगा, वो उदास ही रहेगा। ठीक है, ये देखो क्या है कि धन का संबंध दुरुपयोग से है, उसी प्रकार लेखन का संबंध किससे है? देखिए जो धन है ना उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? धन को खत्म करने का सिर्फ एक ही है कि उसका दुरुपयोग कर दो, यानी उसको वेस्ट कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार लेखन है, जो लिखा गया चीज है, जो आपकी मान लो कोई किताब है, किसी के द्वारा आपने कोई किताब लिखी या किसी लेखक ने कोई किताब लिखी, तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? या तो हम उसको जला दे तब खत्म हो जाएगी, या उसको चोरी कर ले। जलाने वाला ऑप्शन में नहीं है, चोरी वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर जी इसको भी तो जला दे धन को,
अरे धन को कौन जलाता है भाई, ठीक है, वो तो मजे लेंगे ना, जिसके पास धन है वो जलाते थोड़ी ना, वो मजे लेते हैं, वेस्ट करते हैं, ठीक है। जिनको खराब करना है उनकी बात हो रही है, ठीक है। और जब जॉब लग जाएगी, आपके पास धन आ जाएगा, फिर आपका जो मन है वो करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भेड़ का संबंध मटन से है तो हिरण का संबंध किससे होगा। जो भेड़ या बकरी का जो मांस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको मटन बोला जाता है, ठीक है। भेड़ या बकरी का जो मांस होता है उसको मटन बोला जाता है। तो हिरण के मांस को क्या बोलते हैं, हिरण के मांस को क्या बोला जाता है, वेनिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेनिजन। और वैसे तो मांस नहीं खाना चाहिए यार, अपने लिए किसी जीव को मार के खाना अच्छा नहीं होता, समझ रहे हो। अपना पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए किसी को मार के खाना अच्छा नहीं होता, खाना भी मत, नहीं खाते हो तो मत खाना, ठीक है। और खाते हो तो भी छोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो भेड़ का संबंध या बकरी का संबंध किससे हो जाएगा, मटन से हो जाएगा। कभी कभी मुर्गी का भी पूछ लेता है ऑप्शन, या मुर्गी, और तो मुर्गी के क्या बोला जाता है, चिकन बोला जाता है, ठीक है। और मुर्गी को वैसे भी इंग्लिश में चिकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है। मटन मीट एक ही बात है। हिरण वाले को क्या बोला जाएगा, वेनिजन बोला जाएगा, ठीक है। और भाई मुझे इसके बारे में इतना पता नहीं है, जितना आपको पता था, बताना था वो बता दिया मैंने। देखिए क्या है, टेडपोल का संबंध किससे होगा, जब कैटरपिलर का संबंध तितली से है। तो अगर आपको इसको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए तितली और कैटरपिलर में संबंध क्या है, पहले वो पता होगा, तभी आप जो टेडपोल है उसका बता पाओगे। तो देखिए कैटरपिलर और तितली के बीच में क्या संबंध है, मैं आपको बताता हूं। ये वयस्क से पहले की अवस्था होती है, या जिसको बोला जाता है अलप वयस्क, किशोरावस्था भी बोल सकते हो, लेकिन अलप वयस्क है ना, वो इसकी अवस्था होती है। तो तितली की जो अलप वयस्क व्यवस्था होती है उसको कैटरपिलर बोला जाता है। तो उसी प्रकार जो टेडपोल है ना, ये किसकी अलप वयस्क व्यवस्था होती है, और ये होती है मेंढक की। किसकी होती है दोस्तों, मेंढक की अलप वयस्क अवस्था होती है, जिसको टेडपोल बोला जाता है। और ये काफी एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एसएससी में भी पूछा गया है, तो आपके दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज वाला हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगली जो क्लास होगी, मैंने बोला था ना 3 टाइप, एक टाइप हमने कर लिया है, तो जो अगली कल क्लास होगी उसमें हम 2 टाइप कर रहे होंगे। और 2 टाइप कौन से होने वाली है, एक तो होगा आपका नंबर एनालॉजी, और एक होगा आपका इंग्लिश अल्फाबेट एनालॉजी। तो ज्यादा क्वेश्चंस एक तो यहां से आते हैं, एक नंबर एनालॉजी से आते हैं, लेकिन कभी कभी इंग्लिश अल्फाबेट जो एनालॉजी है उससे भी आ जाते हैं, तो हम उसको भी पढ़ रहे होंगे। तो वो कल वाली क्लास में हम समाप्त कर रहे होंगे। देखिए क्लास अपनी ये छोटी छोटी होती है, बड़ी शानदार होती है, क्योंकि मैंने बोला है कि स्टार्टिंग के 30 दिन हम सीखेंगे और सीख जाएंगे, फिर तो कोई भी चीज आ जाए फोड़ डालेंगे। मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल भी दिया था कि पहले चलना सीख लेते हैं, तो थोड़े दिन धीरे धीरे चलना सीखते हैं, 30 दिन चलना सीखते हैं, और जब अच्छे से चलने लग जाएंगे तो फिर दौड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे ही करने वाले हैं। ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका कमेंट में आंसर जरूर बताना। बाकी टेलीग्राम से अपने जुड़ जाना, वहां पर आपको सारी चीजें मिलती रहती हैं, पीडीएफ वगैरह प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और शाम को 7 बजे मैथ 0 to हीरो बैच में आना मत भूलना, उसमें हम परसेंटेज पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।